हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का NH बोनाफाइड यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज से हम 2 in 1 सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। ये सीरीज़ यूपी टेट और सी टेट दोनों के लिए ही बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है और कम समय में ज़्यादा तैयारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज़ है। तो प्लीज़ इसका एक भी क्लास मिस मत करिएगा। और सबसे पहले तो अगर आप इस चैनल में नए हैं, इसको पहली बार देख रहे हैं, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज हमने NCERT की बुक से पहला चैप्टर लिया है, जो कि है फैमिली चैप्टर है। तो बिल्कुल भी समय की बर्बादी ना करते हुए हम अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि परिवार से कौन कौन से ऐसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो परिवार हिंदी भाषा का शब्द है, सभी को पता है। परिवार को अंग्रेजी में फैमिली बोलते हैं, ये भी सबको पता है। बट अब आती है बात कि परिवार शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है। तो परिवार शब्द की उत्पत्ति हुई है फैमिलस शब्द से। ये जो फैमिलस शब्द है, ये लैटिन भाषा का वर्ड है। तो फैमिली की उत्पत्ति किससे हुई है, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या तो वहाँ पे वर्ड दिया होगा, तो आपको ध्यान रखना है कि फैमिली शब्द की उत्पत्ति फैमिलस से हुई है। या फिर आपसे भाषा पूछेगा, तो ये कौन सी भाषा, लैटिन भाषा का वर्ड है। तो फैमिली की उत्पत्ति फैमिलस से हुई है, जो कि लैटिन भाषा का वर्ड है। अब देखते हैं कि लैटिन भाषा में फैमिलस जो है, इसका अर्थ क्या होता है। तो इसका जो अर्थ है वो 2 रूपों में लगाया जाता है। पहला अर्थ इसका होता है संकुचित रूप में, दूसरा अर्थ होता है इसका विस्तृत रूप में। तो संकुचित रूप में जो परिवार होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं और विस्तृत रूप में जो परिवार होते हैं उसमें सदस्यों की संख्या बहुत ही ज़्यादा पाई जाती है। संकुचित परिवार जो होते हैं उसमें माता पिता होते हैं और उनके अविवाहित बच्चे होते हैं। यहाँ पर आपको एक छोटी सी बात याद रखने की ज़रूरत है। कई बार क्या होता है, ऑप्शन में रख देगा कि संकुचित परिवार में कौन कौन होते हैं, तो उसमें दे देगा माता पिता बच्चे। माता पिता बच्चा पता चला उसने पहले ऑप्शन में रख दिया, तो आप नीचे के ऑप्शन पढ़ेंगे ही नहीं, सीधे आप उसको टिक कर देंगे। बट आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि संकुचित परिवार में केवल माता पिता के साथ अविवाहित बच्चे रहते हैं। अगर कोई फैमिली में विवाहित बच्चे रह रहे हैं तो फिर वो फैमिली आपकी संकुचित ना हो करके विस्तृत हो जाएगी। इसीलिए आपको याद रखना है कि संकुचित परिवार में केवल माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे होते हैं। और जो विस्तृत परिवार होता है, विस्तृत परिवार में आप देख सकते हैं माता पिता होंगे, उनके विवाहित और अविवाहित बच्चे होंगे, घर के अन्य सदस्य होंगे, उनके बच्चे होंगे, जैसे दादा दादी हो गई, बुआ हो गई, चाचा चाची हो गए, ताऊ ताई हो गए, उनके बच्चे हो गए, उनके विवाहित अविवाहित दोनों प्रकार के बच्चे। यहाँ पे आप बच्चे शब्द संकुचित परिवार। और एक चीज़, अगर आपसे पूछता है कि विस्तृत परिवार में कौन कौन होता है, तो विस्तृत परिवार में बच्चे का ऑप्शन दे सकता है, क्योंकि बच्चे रह रहे हैं। तो विस्तृत परिवार में ये भी हो सकता है कि उसमें अविवाहित बच्चे रह रहे हों और विवाहित बच्चे रह रहे हों। लेकिन जो संकुचित परिवार होता है उसमें केवल और केवल अविवाहित बच्चे ही होते हैं। तो एक बार इस पे इसका फिर से रिवीजन कर लीजिए, ताकि कोई डाउट ना रहे और आपको तुरंत ही क्लियर हो जाए, बाद में रटने की ज़रूरत ना पड़े। इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन सबको पता है कि परिवार को अंग्रेजी भाषा में हम लोग फैमिली बोलते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बनता है, फैमिली की उत्पत्ति किससे हुई है। तो फैमिली की उत्पत्ति लैटिन भाषा के फैमिलस शब्द से हुई है। तीसरा क्वेश्चन यहाँ से बनता है, लैटिन भाषा को संकुचित रूप में कौन कौन होता है। तो माता पिता और अविवाहित बच्चे होते हैं। विस्तृत रूप में कौन कौन होता है, तो माता पिता, विवाहित अविवाहित बच्चे और घर के अन्य सदस्य होते हैं। यहाँ से बस इतने ही क्वेश्चन बनते हैं। आगे देखिए, सबसे पहले स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा एक एकल परिवार है, दूसरा संयुक्त परिवार है। अभी हमने जब पीछे पढ़ा तो हमने पढ़ा संकुचित परिवार और विस्तृत परिवार।
और अब हम देखते हैं कि संकुचित परिवार में भी था केवल माता पिता और अविवाहित बच्चा, और यहाँ एकल परिवार में भी वही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि संकुचित परिवार को हम किस नाम से जानते हैं? एकल परिवार के नाम से। और जो संयुक्त परिवार है यही हमारा विस्तृत परिवार भी होता है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन बनते हैं दो। संयुक्त परिवार को किस अन्य नाम से जानते हैं? तो वो विस्तृत परिवार होगा। और संकुचित परिवार को किस अन्य नाम से जानते हैं? तो वो हमारा एकल परिवार होगा। चलिए आगे। अब हम परिवार का वर्गीकरण देख लेते हैं कि परिवार को संकुचित है कि विस्तृत है, किस आधार पर इसकी गणना की जाती है या इसका क्लासिफिकेशन किस आधार पर किया जाता है। तो इसका जो क्लासिफिकेशन है कई प्रकार से किया गया है, लेकिन यहाँ पे हमने केवल दो प्रकार लिए हैं। पहला तो है शासन के आधार पर, जिसमें 2 पॉइंट आते हैं। शासन के आधार पर एक तो होता है पितृसत्तात्मक और दूसरा होता है मातृसत्तात्मक। अब जो पितृसत्तात्मक परिवार होंगे, नाम से पता चल रहा है कि उसमें जो सत्ता की डोर होगी वो किसके हाथ में होगी? पिता के हाथ में। और जो मातृसत्तात्मक परिवार है इसमें सत्ता की डोर किसके हाथ में होगी? माता के हाथ में। तो इसमें केवल यह डिफरेंस है कि जो पितृसत्तात्मक परिवार हैं उसमें परिवार का जो मेन मुखिया होता है वो पिता होता है, जैसे कि समाज में हम लोग रह रहे हैं, है ना। और जो भी निर्णय लेने की सत्ता होती है वो किसके हाथ में होती है? पिता के हाथ में होती है। और जो मातृसत्तात्मक परिवार होते हैं वहाँ पे जो वंश होता है वो माता के नाम पर चलता है, और पितृसत्तात्मक परिवारों में जो वंश होता है वो पिता के नाम के आधार पर चलता है। मातृसत्तात्मक परिवार में शासन की बागडोर माता के हाथ में होती है, सारी जो शक्तियाँ निहित होती हैं वो माता के पास होती हैं। ठीक है, आगे देखिए। तो एक प्रकार का ये हो गया शासन के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? शासन के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है, पितृसत्तात्मक और मातृसत्तात्मक। जिसमें सत्ता की डोर, शासन की बागडोर होती पिता के हाथ में, वो हमारा पितृसत्तात्मक होगा। और जिसमें शासन की बागडोर माता के हाथ में होती है वो हमारा मातृसत्तात्मक परिवार होगा। अगला आता है जनसंख्या के आधार पर वर्गीकरण। जनसंख्या के आधार पर वर्गीकरण में भी परिवार 2 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक अथवा एकल परिवार, विस्तृत अथवा संयुक्त परिवार। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले तो क्वेश्चन ये बनता है कि जनसंख्या के आधार पर कितने भागों में वर्गीकरण किया गया है? तो जनसंख्या के आधार पर 2 भागों में वर्गीकरण किया गया है। सबको पता चल गया कि भाई हाँ 2 में किया गया है। एक तो हो गया प्राथमिक और एकल परिवार, दूसरा हो गया विस्तृत और संयुक्त परिवार। अब एक क्वेश्चन हमारा यहाँ से और बनता है कि जो प्राथमिक परिवार हैं कौन से होते हैं, आपसे पूछ सकता है। तो प्राथमिक परिवार को ही हम एकल परिवार कहेंगे और इसी को हम संकुचित परिवार भी कहेंगे। तो हमारा जो ये है संकुचित परिवार, एकल परिवार और प्राथमिक परिवार, ये सब क्या हैं? ये एक ही परिवार के अनेक नाम है, जैसे अनेकार्थी होता है ना, पर्यायवाची हैं ये परिवार के। तो प्राथमिक परिवार, एकल परिवार ये एक ही है, और आपका जो संकुचित परिवार होता है ये भी एक है। अब आता है विस्तृत अथवा संयुक्त परिवार। तो विस्तृत परिवार को हम संयुक्त परिवार भी कहते हैं। अब हो सकता है आपसे क्वेश्चन ये पूछते थे कि द्वितीय परिवार कौन सा होता है। तो द्वितीय परिवार अगर ये प्राथमिक है तो जो हमारा विस्तृत वाला परिवार होगा वो कौन सा हो जाएगा? वो हमारा द्वितीय परिवार हो जाएगा। चलिए, तो इसमें बस इतना ही था। क्लासिफिकेशन में बहुत ज़्यादा कुछ आपको नहीं पढ़ना है, केवल वही पढ़िए जो एग्ज़ाम में पूछा जाना है, क्योंकि समय बहुत कम है। परिवार का अगर आपसे पूछता है शासन के आधार पर कितने भागों में वर्गीकरण किया गया है, तो 2 आधार पर। पहला है पितृसत्तात्मक, दूसरा है मातृसत्तात्मक। जनसंख्या के आधार पर कितने प्रकारों में किया गया है, तो वो भी 2 प्रकार में किया गया है, प्राथमिक अथवा एकल परिवार। ठीक है। अब एक चीज़ आप ये याद रखिए कि जो परिवार होते हैं
परिवार का स्वरूप जो स्वरूप होता है वो भी हमेशा बदलता रहता है। कई बार क्या होता है कि किसी, मान लीजिए आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि परिवार का स्वरूप परिवर्तनीय है या एक जैसा रहता है। तो आपको ये याद रखना है कि जो परिवार का रूप होता है, स्वरूप होता है, वो परिवर्तनीय होता है। अब कौन कौन से कारणों से बदलता है, तो ये ऐसा भी हो सकता है कि घर में अगर कोई बेबी बॉर्न होता है, कोई बच्चा आता है, तो आपके परिवार का स्वरूप बदल गया, आपका परिवार बड़ा हो गया। अब आप उसे जनसंख्या के आधार पर ले लें तो उसका आकार बदल गया। अगर आपके घर में शादी होती है, चाहे अगर लड़की के घर में होती है, तो दोनों जगह की जनसंख्या में परिवर्तन होगा। भाई लड़की अपने मायके से जब ससुराल जाएगी तो मायके में एक जनसंख्या कम होगी और ससुराल में बढ़ जाएगी। तो क्या होगा कि उसका जो स्वरूप है परिवार का वो बदल जाएगा, है ना। तो ये कुछ कारण होते हैं कि परिवार में परिवर्तन किस कारण से होते हैं। तो आप कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति का तबादला हो जाता है, ट्रांसफ़र होता है, तो वो एक स्थान से पूरी फैमिली लेके नहीं जा पाता है, जॉइंट फैमिली, पता चला संयुक्त परिवार से वो एकल परिवार में रहने लगा। तो परिवार के परिवर्तन के कारण हो सकते हैं कि परिवार आपका यही हो गया, तबादला का कारण हो सकता है, शादी किसी की पड़ सकती है, शादी होने की वजह से हो जाता है, या फिर कोई बच्चे का जन्म हुआ, इस आधार पर भी हो जाता है। तो परिवार का स्वरूप इन सब कारणों से बदलता रहता है। ये मेन पॉइंट थे क्योंकि आपकी एनसीईआरटी की बुक में दिए हैं, इसीलिए मैंने यहाँ डिस्कस कर लिए। आगे हम देखते हैं परिवार के कार्य क्या हैं। तो यहाँ पे हम आगवर्ण के अकॉर्डिंग देख रहे हैं कि परिवार के क्या काम है। तो जो आगवर्ण है उन्होंने परिवार बताया है कि परिवार के 6 कार्य हैं। पहला उन्होंने कहा कि परिवार में स्नेह तथा प्रेम संबंधी कार्य होने चाहिए, तभी कोई परिवार रह सकता है। वाकई सही बात है, अगर किसी परिवार में प्रेम और स्नेह है तभी वहाँ के लोग आपस में एक साथ रह सकते हैं और सुचारू रूप से परिवार का संचालन भी किया जा सकता है। फिर उन्होंने कहा कि परिवार का जो कार्य है वो आर्थिक कार्य करना चाहिए, मतलब जीविकोपार्जन के लिए धन एकत्र करना भी आवश्यक है। इसीलिए प्रत्येक परिवार को आर्थिक लाभ की दृष्टि से कुछ ना कुछ कार्य करना चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि परिवार का कार्य ये भी है कि वो घर के अन्य सदस्यों का, यहाँ पे मेन मुखिया के लिए ज़्यादातर ये कार्य बताए जा रहे हैं कि घर के मुखिया का ये कार्य है कि वह घर के अन्य सदस्यों का मनोरंजन संबंधी कार्यों की या मनोरंजन संबंधी संसाधनों की व्यवस्था करे और अपने परिवार की खुशियों का ध्यान रखे। अगला इन्होंने कहा कि घर के मुखिया का ये कर्तव्य है कि वो पालन पोषण और रक्षा संबंधी कार्यों को भी अपने दायित्व में ले। तो उन्होंने कहा परिवार का कार्य क्या है, परिवार के अन्य सदस्यों का पालन पोषण करना और परिवार के अन्य सदस्यों की रक्षा करना। अगला इन्होंने बताया कि प्रत्येक परिवार जो होता है उसको धार्मिक कार्य भी करने चाहिए ताकि जो बच्चे हैं उनमें संस्कृति और संस्कारों का हम विकास कर सकें। और छठवां और अंतिम इन्होंने बताया कि प्रत्येक परिवार को अपने घर के बच्चे को शिक्षित अवश्य करना चाहिए और शिक्षा संबंधी कार्य अवश्य संपन्न कराना चाहिए। तो आगवर्ण ने परिवार के कार्य जो बताए हैं वो 6 प्रकार के बताएं। पहला है स्नेह संबंधी, स्नेह तथा प्रेम। दूसरा इन्होंने कहा आर्थिक संबंधी कार्य। तीसरा इन्होंने बताया मनोरंजन संबंधी कार्य। चौथा इन्होंने कहा कि पालन पोषण अथवा रक्षा संबंधी कार्य। पांचवा बताया धार्मिक कार्य और छठवां बताया इन्होंने शिक्षा संबंधी कार्य। तो ये आगवर्ण के अकॉर्डिंग हो गए। और अब जो हम देखने जा रहे हैं ये बेहद ही इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। मैकाइवर और जो पेज हैं इन्होंने भी कार्य का वर्गीकरण किया, लेकिन इन्होंने क्या किया कि परिवार के कार्य को 2 भागों में डिवाइड कर दिया। पहला तो इन्होंने कहा कि परिवार के कुछ आवश्यक कार्य होते हैं और कुछ अनावश्यक कार्य होते हैं। तो इन्होंने क्या किया, 2 भागों में डिवाइड कर दिया, आवश्यक कार्य और अनावश्यक कार्य। तो आवश्यक कार्य में इन्होंने क्या रखा, इन्होंने सबसे पहले कहा कि गृहस्थ जीवन का समुचित निर्वाह तथा संतानोत्पत्ति करना किसी भी परिवार का आवश्यक कार्य होता है। इन्होंने माना कि जो परिवार होता है
उसके समुचित संचालन के लिए किसी भी दंपत्ति का गृहस्थ जीवन समुचित रूप से चलना चाहिए और संतानोत्पत्ति को इन्होंने आवश्यक बताया कि यह परिवार का आवश्यक कार्य है, तभी हमारा संसार उन्नति कर पाएगा। दूसरा इन्होंने कहा शिक्षा व्यवस्था। शिक्षा व्यवस्था को इन्होंने बहुत ही आवश्यक कार्य माना है। मैकाइवर और पेज ने कहा कि आप जिस परिवार में रह रहे हैं उस परिवार के मुखिया का यह कर्तव्य है कि वह अपने परिवार के बच्चों को शिक्षा मुहैया कराए। अगला इन्होंने जो तीसरा और आखिरी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बताया वो था आर्थिक व्यवस्था करना। किसी भी परिवार का यह कर्तव्य होता है कि वह अपने परिवार के सदस्यों के लिए आर्थिक कार्य करे या आर्थिक कार्य की व्यवस्था करे। अब आर्थिक कार्य में आता क्या क्या है, तो आर्थिक कार्य में आप ऐसे याद कर सकते हैं, रोटी कपड़ा मकान आता है, जो बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं जिनके बिना हम, जैसे मान लीजिए शिक्षा है तो हो सकता है आपको बिना पैसे के मिल जाए, लेकिन आपको एक आवास करना है तो आपको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। आपको आर्थिक कुछ ना कुछ व्यवसाय करना पड़ेगा ताकि आप धन कमा सकें। अगर आपको भोजन करना है तो आपको कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा ताकि आप अपना भोजन एकत्र कर सकें। और आपको अगर कहीं रहना है, खाना है ना, तो ये सब जो, और आपको वस्त्र पहनने हैं तो आपको इनके लिए क्या करना पड़ेगा, धन का अर्जन करना पड़ेगा, और तभी आप अपने परिवार को ये चीज़ें दे सकते हैं। तो मैकाइवर और पेज ने कहा कि ये जो आवश्यक कार्य इन्होंने बताया, इनका कहना था कि इसके बिना परिवार का संचालन नहीं किया जा सकता है। तो जो आवश्यक कार्य हैं ये प्रत्येक परिवार को निश्चित रूप से करने ही चाहिए। और इन्होंने इसमें कौन कौन से बताए, पहला गृहस्थ जीवन का समुचित निर्वाह और संतानोत्पत्ति, दूसरा शिक्षा व्यवस्था और तीसरा आर्थिक व्यवस्था। इन्होंने कहा कि प्रत्येक परिवार को ये कार्य करना ही चाहिए। और सही बात है, आप ये सोचिए कि अगर कोई व्यक्ति है वो भोजन नहीं करेगा तो मर जाएगा कितने दिन। अगर उसके पास आवास की व्यवस्था नहीं है तो वो बाहर रहेगा, ठंड पड़ेगी, लू लगेगी, तो वो कैसे अपना जीवन चला सकता, नहीं चला सकता। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो मैकाइवर और पेज ने कहा कि जो आवश्यक कार्य हैं वो प्रत्येक व्यक्ति को करना जरूरी है। दूसरा जो इन्होंने बताया था वो इन्होंने बताया अनावश्यक कार्य। इनका अनावश्यक कार्य से मतलब था कि अगर आप कर लेते हैं तो भी ठीक है, नहीं कर लेते हैं तो भी ठीक है। ये जो अनावश्यक कार्य है इससे किसी का जीवन रुकना नहीं है। ऐसा नहीं है कि नहीं, अगर आपने मनोरंजन के साधनों की व्यवस्था नहीं की तो आपके ऊपर कोई बहुत बड़ा पहाड़ टूटने वाला है या फिर आपका जीवन रुक जाएगा। हालांकि आजकल की जनरेशन को देखते हुए और जैसा समय है, जैसे कि आप सभी के पास मोबाइल है, तो ऐसा लगता है कि अगर किसी के पास मोबाइल नहीं होगा तो उसका जीवन रुक जाएगा, बट ऐसा नहीं होता है। अब अगर आपके पास मोबाइल नहीं होगा तो भी आप अपना जीवन जी सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास रोटी नहीं होगी, भोजन नहीं होगा, तो आप कितने दिन जीवित रह सकते हैं। तो इसीलिए मैकाइवर और पेज ने क्या किया था कि जो परिवार के कार्य हैं उनको दो भागों में डिवाइड किया। सबसे पहले तो पहला इन्होंने कहा आवश्यक कार्य जो प्रत्येक परिवार को करने चाहिए, इन कार्यों के बिना किसी भी परिवार का संचालन नहीं हो सकता है। और दूसरा इन्होंने बताया अनावश्यक कार्य जो अपनी क्षमता अनुसार किए जा सकते हैं। अगर आपके पास धन है तो आप कर लीजिए, अगर नहीं है तो आप मत करिए। इनके जो ये अनावश्यक कार्य हैं इनके होने या ना होने से परिवार की जो अस्तित्व है उस पर कोई आँच नहीं आनी। अब हम इसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस कर लेते हैं जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, परिवार को भारत की आदि परंपरा किसने कहा है? मैक्स मुलर ने कहा है, डॉक्टर इरावती कर्वे ने कहा है, मनु ने कहा है या कापड़िया ने कहा है? तो परिवार को भारत की जो परंपरा है ये कहा आप मैक्स मुलर ने, याद रखिएगा। मैक्स मुलर ने परिवार को भारत की आदि परंपरा कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बालक की प्राथमिक या प्रथम पाठशाला क्या होती है? तो बालक की प्राथमिक या प्रथम पाठशाला उसका परिवार होता है।
और अगर यहाँ पे आपसे ये पूछ देता है कि बालक की प्रथम शिक्षिका कौन है, तो उसकी जो माँ होती है वो प्रथम शिक्षिका होती है। अगर आपसे ये पूछ दे कि परिवार का प्रथम शिक्षक कौन होता है, तो भी आपको कौन सा ऑप्शन लगाना है, माँ वाला ही लगाना है। ये मत करिएगा कि अगर शिक्षिका माँ होती है तो शिक्षक पिता होगा, क्योंकि किसी भी परिवार का किसी भी बालक की जो प्रथम शिक्षिका होगी वो उसकी माँ ही होगी। और प्रथम पाठशाला तो आपका परिवार होता है, कि परिवार में ही आके आप सीखते हैं सबसे पहले। विद्यालय तो आप बाद में जाते हैं, समाज में भी आप बाद में ही जाएंगे, लेकिन आपकी माँ ही होती है जो सबसे ज़्यादा समय आपके साथ व्यतीत करती है और वही आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाना शुरू करती है। इसीलिए माँ को प्रथम शिक्षिका और परिवार को प्रथम पाठशाला कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसके अनुसार परिवार व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है, यहाँ पे है स्किप हो गया है, जो विवाह, रक्त या दत्तक बंधनों में, यहाँ पे एक वर्ड आया है दत्तक। दत्तक का मतलब क्या होता है? दत्तक का मतलब होता है मतलब जिसमें ब्लड रिलेशन ना हो, जो गोद लिया हुआ हो या मुंह बोला हो, उसे हम कहते हैं दत्तक। तो दत्तक बंधनों में संगठित है जिसमें एक सामान्य संस्कृति का सृजन एवं पोषण कर पति पत्नी, माता पिता, पुत्र पुत्री अंतर्निहित क्रियाएं करते हुए एक साधारण गृहस्थी की रचना करते हैं। इन्होंने कहा कि जो मतलब ऐसी इन्होंने कहा कि एक ऐसा समूह जो विवाह, रक्त या दत्तक, रक्त तो वही हो गया जो आपके सगे संबंधी होते हैं, दत्तक हो गया जो कि होते हैं आपके मुंह बोले हो गए या गोद लिया होगा। आपने सुना होगा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी का अंतिम संस्कार उनकी दत्तक पुत्री ने किया था, तो वो गोद ली हुई या मुंह बोले जो होते हैं उनको हम दत्तक कहते हैं। बंधनों में संगठित है जिसमें एक सामान्य संस्कृति का सृजन एवं पोषण कर पति पत्नी, माता पिता, पुत्र पुत्री अंतर्निहित क्रियाएं। अब यहाँ पे अंतर्निहित क्रियाएं क्या हैं? तो अंतर्निहित क्रियाएं क्या हैं? मतलब आपसी तालमेल बैठाते हुए अपने अपने कर्तव्यों का निर्वाह जो करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? अंतर्निहित क्रियाएं करते हुए एक साधारण गृहस्थी की रचना करते। तो ये किसने कहा था? तो ये जो है ये आपका कहा था बर्गेस एवं लॉज ने। थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम है, माफ़ कीजिएगा। आगे देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, माता के पास सत्ता वाला परिवार क्या होता है? अभी हमने पीछे पढ़ा था, आप लोगों को बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। जिसमें माता के पास सत्ता होगी वो क्या होगा? मातृसत्तात्मक परिवार। अगला है हमारा कि शास्त्रीय सिद्धांत या पितृसत्तात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे दो क्वेश्चन बनते हैं इससे कि शास्त्रीय सिद्धांत को किस नाम से जानते हैं? तो जो पितृसत्तात्मक सिद्धांत है उसे ही हम शास्त्रीय सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। और शास्त्रीय सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया है वो किया है बर्गेस एवं लॉक ने। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? बर्गेस एवं लॉक। अगला देखिए, मातृसत्तात्मक सिद्धांत के समर्थक व प्रवर्तक कौन है? तो जो मातृसत्तात्मक हैं ये हैं आपके टायलर। टायलर ने क्या कहा? टायलर का मानना था कि जो माता होती है वो परिवार में सबसे अहम होती है, क्योंकि एक माता बहुत सारे रोल अदा करती है फैमिली में, और इन्होंने माता को बहुत ज़्यादा स्थान दिया है। तो आपसे कभी ये पूछ सकता है मातृसत्तात्मक सिद्धांत ना पूछकर कि माता को परिवार में मुख्य रोल प्रदान करने वाला, माता की प्रमुख भूमिका को मानने वाला कौन है? तो आपको टायलर का ही नाम याद रखना है। अगला है, एक विवाह सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो एक विवाह जो सिद्धांत था इसके जो प्रतिपादक हैं वो हैं पेस्टोलॉजी हैं, वेस्टरमार्क हैं, अरस्तु हैं या जुकरमैन है। तो एक विवाह सिद्धांत वेस्टरमार्क ने दिया था। इनका मानना था कि प्रत्येक पुरुष या स्त्री को केवल एक ही विवाह करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, परिवार में पति पत्नी का संबंध क्या कहलाता है? तो जो पति पत्नी का संबंध होता है वो क्या कहलाएगा? डायरेक्ट आंसर लगाते हैं, दाम्पत्य संबंध।
अगला क्वेश्चन है, परिवार का सबसे छोटा रूप क्या होता है? काफ़ी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। हालांकि आपको यहाँ पे पता है संयुक्त परिवार, तो आपको पता ही होगा कि संयुक्त परिवार यानी विस्तृत परिवार, ये दोनों एक ही हैं। अब एक इसमें नाभिक परिवार का नाम दिया है, तो भैया नाभिक परिवार तो कह दो हमने सुना ही नहीं है। तो देखिए, जो नाभिक परिवार होता है ये भी क्या होता है? परिवार का छोटा रूप होता है। यही आपका संकुचित परिवार है, यही आपका एकल परिवार है। तो परिवार का सबसे छोटे रूप को क्या कहा जाता है? नाभिक परिवार कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, ये हमारे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे जो परिवार चैप्टर से हो सकते थे, वो हो गए हैं। और आगे का जो भी होगा टॉपिक वो हम कल डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड जाने के पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।